हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अनुपम तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर जनता वैदिक कॉलेज बागपत बड़ौत और मैं हॉर्टिकल्चर का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। साथ ही मैं इससे पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण में 2018 से 2020 के मध्य जो है अपनी कार्य सेवा दे चुका हूं। आज हम एक बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की कि जो इस बार पोस्ट आई है सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की दिल्ली विकास प्राधिकरण में, उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो छात्रों, सबसे पहले हम बता दें कि ये जो कोर्स करवाया जाएगा सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का, ये बिल्कुल ही निःशुल्क होगा और महामना के सपनों के अनुरूप होगा। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने डिफरेंट पीसीएस एग्ज़ाम के अलावा जो है बैंक के एग्ज़ाम भी क्लियर किए हैं। तो साथ साथ में मैं और अगर कोई और भी टीचर होगा तो आपको सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर हो, जनरल अवेयरनेस हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, या आपके जो भी सारे सब्जेक्ट हैं उनके बारे में पूरी तरीके से चैनल आपको जानकारी देगा। जानकारी देने के साथ साथ नोट्स मिलेंगे, फ्री जो है क्विजेज मिलेंगी, फ्री टेस्ट होंगे और जिससे कि आप जो है ये एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकेंगे। तो सबसे पहले छात्रों, मैं आज लाइव नहीं आ पाया क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजिकल इशू थे, इसलिए ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक नोटिफिकेशन निकाला है सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो छात्रों, अगर आप हम देखेंगे तो दिल्ली विकास प्राधिकरण की सेक्शनल ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसमें जानने के लिए हमें जानना होगा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण है क्या। तो दिल्ली विकास प्राधिकरण जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी या एक्ट के अंतर्गत जो है 1957 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था और 1957 में इस्टेब्लिश होने के बाद इसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ मिली थी। जैसे कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें क्या इसके पास थी, प्लानिंग थी कि जो दिल्ली है, दिल्ली जो शहर है, हमारी राजधानी है, इसकी प्लानिंग कैसे की जाए, कैसे जो है लोगों को शहरों में बसाया जाए। क्योंकि शहरी प्लानिंग जो है या अर्बन प्लानिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है, क्योंकि अर्बन जो जगह होती हैं या सिटीज़ जो होती हैं वहाँ एजुकेशन है, हेल्थ की फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती हैं, रोजगार भी मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं कहाँ पे जाते हैं, सिटी की ओर मूवमेंट करते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है अगर सिटी को प्लान नहीं किया जाएगा तो ट्रैफिक बढ़ने का चांसेस रहता है। ट्रैफिक के साथ साथ जो है अव्यवस्थाएं बहुत सारी जो हैं उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए इसकी प्लानिंग की जिम्मेदारी जो रखी गई, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ रही है और दिन पे दिन बढ़ने के साथ साथ जो है हमारी जो राजधानी का क्षेत्र है वो भी दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो प्लानिंग की ज़रूरत होती है। साथ साथ जो है इसका विकास करने के अलावा जो है दिल्ली अर्बन एरिया का मैनेजमेंट करना भी है। तो दिल्ली अर्बन एरिया का मैनेजमेंट भी करना डीडीए का कार्य है। तो जब भी कोई अर्बन प्लानिंग होती है तो अर्बन प्लानिंग के साथ साथ जो है वहाँ के पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए जो है हम, चाहे ग्रीन मफलर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे ग्रीन बेल्ट का कॉन्सेप्ट हो, चाहे बहुत सारे प्रकार के पार्क्स आप देखोगे। दिल्ली के अंदर जाओगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट पार्क्स मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट पार्क के अलावा भी अगर आप देखोगे दिल्ली में तो नेबरहुड पार्क्स मिल जाएंगे आपको, टेट्रोड ब्लॉक्स मिल जाएंगे आपको, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हॉर्टिकल्चर जो डिविजन्स हैं वो क्या करते हैं, दिल्ली के अंदर जितने भी ग्रीन स्पेस हैं, गार्डन्स हैं या प्लांटेशन हैं, उसे मेंटेन करने के साथ साथ उसका डेवलपमेंट भी किया जाता है। किसी भी गार्डन को डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी होता है कुछ विभाग जरूरी होते हैं। जैसे उसमें सबसे पहला विभाग है लैंडस्केपिंग का। तो लैंडस्केपिंग का विभाग सबसे पहले जो है एक प्लान जारी करता है कि इस प्लान के अंतर्गत हम ग्रीन एरिया या कोई भी रहने के लिए सोसाइटी बनाएंगे। लैंडस्केप के प्लान पे फिर सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। सिविल का वर्क होता है कि जो हार्डस्केप मटेरियल है, हार्डस्केप मटेरियल जो ऐसा मटेरियल जो निर्जीव है, जो नॉन लिविंग है, वो सारा मटेरियल हार्डस्केप है। चाहे वो ब्रिक्स हों, कंक्रीट्स हों, आयरन रॉड्स हों, ये सारे मटेरियल हार्डस्केप हैं। तो हार्डस्केप मटेरियल कहाँ पे कैसे लगेगा इसके बारे में सिविल डिवीजन बताता है। साथ ही दूसरा जो विभाग काम करता है वो है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का काम है कि पावर सप्लाई करना, क्योंकि जब भी विजिटर्स जाएंगे तो ज़रूरी है कि पावर हो। अगर पावर नहीं है तो उसके अभाव में जो है चोरी भी हो सकती है, तो इलेक्ट्रिकल डिवीजन उसे बनाती है। फिर बारी आती है हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर एज पर लैंडस्केप प्लान के जो है प्लांटेशन करता है।
और हार्टिकल्चर की स्पेशलिटी है कि हार्टिकल्चर के जो लोग हैं वो सजेस्ट भी कर सकते हैं कौन से प्लांट्स जो हैं किस क्लाइमेट के लिए सुटेबल रहेंगे। या दिल्ली जैसी जगह पे अगर देखेंगे तो 2-3 प्रकार की क्लाइमेट्स मिल जाती हैं, तो कहाँ पे कौन सा प्लांट सर्वाइव करेगा ये जो है हॉर्टिकल्चरिस्ट डिसाइड करता है। तो जितने भी हॉर्टिकल्चर डिवीजन के लोग हैं वो दिन रात जुटे रहते हैं, चाहे यमुना का सौंदर्यीकरण करना हो, ब्यूटिफिकेशन ऑफ यमुना रिवर हो, या फिर जो है दूसरी चीज़ें पार्क का रख रखाव मेंटेनेंस करना होता है, हर विजिटर को सेटिस्फाई करना होता है। साथ साथ में उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी जो है हॉर्टिकल्चर विभाग को होता है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर विभाग ये जो है इसके जो है कस्टोडियन होते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे पोस्ट के बारे में। अगर हम बात करें कि पोस्ट कैसी है तो उसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो पोस्ट जो है, पोस्ट का कोड जो है 17 है और ये ग्रुप बी की जॉब है, ये नॉन गैजेटेड जॉब है, यानी गैजेटेड ऑफिसर की नहीं है, ग्रुप बी की जॉब है। ठीक है, गैजेटेड जॉब वो होती है जो इंडिया के गैजेट पे लिखी होती है, उनको गैजेटेड जॉब के नाम से जानते हैं। तो एक प्रकार से नॉन गैजेटेड जॉब होती हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जो है पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, यानी ये 4200 ग्रेड पे जो पहले होता था उस ग्रेड पे की जॉब है। तो जो सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर है उसका वेतनमान या उसका पदमान जो है जूनियर इंजीनियर के बराबर होता है, जिसको आप जेई बोलते हैं। तो अगर हॉर्टिकल्चर की हायरार्की देखोगे तो हॉर्टिकल्चर की हायरार्की में डीडीए में सबसे पहले क्या है, यहाँ का बीसी डीडीए का होगा, डीडीए के बाद फिर पीसी होगा, पर्सनल कमिश्नर होगा, और पर्सनल कमिश्नर के बाद जो है डायरेक्टर होते हैं, और डायरेक्टर के बाद जो है डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, और डिप्टी डायरेक्टर के बाद जो है असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, और असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद जो है एसओ हैं, एसओ के अंदर जो है सुपरवाइजर होंगे। तो इस टाइप से एसओ का मतलब जिसकी आप जो है पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो उसे क्या कहेंगे, एसओ या सेक्शनल ऑफिसर कहते हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर पे डायरेक्ट वैकेंसी नहीं आती है, जो एसओ होते हैं इन्हीं को प्रमोट करके जो है असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपकी कैरियर ग्रोथ का के भी अच्छे ऑप्शंस हैं कि आप 6 साल के बाद या जब भी अगर पद असिस्टेंट डायरेक्टर के खाली होंगे तो आपको जो है प्रमोट कर दिया जाएगा। ये प्रमोशन आपके रैंक के हिसाब से होता है, इसीलिए आपको पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, जरूरी है। अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, उतने ही नंबर आप क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो कुल मिलाकर जो है इसमें अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 75 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें अनरिजर्व जो है 51 वैकेंसीज आई हैं, ईडब्ल्यूएस की 7 हैं, एससी की 8 हैं, ओबीसी की 6 हैं और एसटी की 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बताने का कोई रीजन नहीं है, आप सभी के पास जो है देखोगे तो नोटिफिकेशन मौजूद होगा, तो उससे आप इम्पोर्टेंट डेट दे सकते हैं कब से एप्लीकेशन जो है 6 अक्टूबर 2025 10 AM से शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो क्लोजिंग डेट है 5 नवंबर तक हो जाएगी। तो इसके बीच में आपको जरूर जो है डीडीए का फॉर्म भर देना है एग्जाम देने के लिए। फिर टेंटेटिव डेट है दे रखी है कि टेंटेटिव डेट क्या होगी एग्जामिनेशन की, दिसंबर से जनवरी के बीच में हो सकती है, और डेट जब आएगी उससे पहले 15-10 दिन पहले जो है आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि डेट आ चुकी है। इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन डेट जो है दिसंबर से जनवरी है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने आपके पास है, और कोर्स भी इतना है कि 3 महीने में आप पूरा कर सकते हो। अब यहाँ पे अगली चीज आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें हम तो इसमें डिग्री जो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर, यानी बीएससी एजी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बीएससी एजी ऑनर्स भी कई जगह चलती है, बीएससी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स जो हैं एलिजिबल हैं। साथ ही आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, और नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो हैं कैंडिडेट एलिजिबल हैं। मोस्टली जो है बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टिकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट इसमें, या इसके इक्विवेलेंट जिसे आईसीआर ने इक्विवेलेंट माना है, एक नोटिफिकेशन दिया है, वो लोग भी डीडीए एसओ में भर सकते हैं। एज लिमिट की बात देखी जाए तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम जो है आपकी 30 ईयर है जनरल कैंडिडेट के लिए।
बाकी के जो कैंडिडेट हैं, भारत सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून है कि ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, तो आप उन जो है लॉज को पढ़ सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन कैसा है। जो आपकी कैटेगरी है वो सेंट्रल कैटेगरी मानी जाएगी, क्योंकि ये सेंट्रल जॉब है, तो इसलिए ये सेंट्रल की जो कैटेगरी एसडीएम बनाते हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसके अनुसार जो है आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। अगर इसमें आपकी कोई परेशानी है, झिझक है, तो आप इसमें जो है हमें बता सकते हैं। इसके साथ अगर देखा जाए तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, क्या क्या ड्यूटी होती है एसओ की और क्या क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो मेंटेनेंस ऑफ गार्डन, पार्क्स, रोड साइड प्लांटेशन की बात करेंगे। जहां जहां ग्रीन एरिया होगा वहां वहां पे एसओ को क्या करना होगा, काम करना होगा। पार्क को मेंटेन करना बहुत ही जो है एक अच्छी जॉब है। अगर आप देखोगे तो पार्क के अंदर क्या कौन जाते हैं, विजिटर्स जाते हैं, विजिटर्स जाते हैं, और ये विजिटर्स जाएंगे तो इन्हें सिक्योरिटी भी चाहिए और फैसिलिटी भी चाहिए। तो एक जब पार्क बनता है, जब हम आगे हम पढ़ाएंगे आपको एक पार्क कैसे बनता है, क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, तब हमें पता चलेगा कि पार्क्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अभी फिलहाल जो भी आपके पार्क्स हैं, इसके अलावा रोड साइड प्लांटेशन है, गार्डन है, उसको तो मेंटेन करना है। साथ ही साथ हमें कुछ ऐसी साइट्स मिल जाती हैं जो वैकेंट लैंड हैं, जिनमें भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, गार्डन डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी वैकेंट लैंड को भी हमें क्या कर रखना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है, इंक्रोचमेंट ना हो जाए, और साथ साथ में विभाग को सूचना देना पड़ता है। इसके अलावा जो भी लैंड इसके प्लान आएगा ऊपर से, या कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा, जैसे अभी यमुना रिवर का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसको भी आपको ब्यूटीफाई करने में हेल्प करनी है। और हेल्प करने के साथ जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो भी एजेंसीज हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट करने के बाद जो है काम का एजुकेशन करवाना है। इसके अलावा जो है मॉनिटरिंग, पेस्ट डिजीज कंट्रोल, या सीधे कह सकते हैं पूरा का पूरा आपको मेंटेनेंस करना है। तो पार्क का पूरा आपको रखरखाव करना पड़ेगा। एक जो एसओ है, एसओ के ऊपर जो रिपोर्टिंग बॉडी है वो एडी है। तो एडी के अंदर जो है जो 4 से 6 एसओ होते हैं, और ऐसे डिप्टी डायरेक्टर्स एक डिवीजन के हेड्स होते हैं, फिर डायरेक्टर्स होते हैं जोन के हिसाब से, फिर उसके बाद जो है पर्सनल कमिश्नर जो है हॉर्टिकल्चर के हो गए, इनको पीसी बोलते हैं। तो ये सभी जो है बीसी के अंतर्गत आते हैं। तो आपको भी जो है कोई भी अगर प्रोजेक्ट आया तो उस पर आपको क्या करना है, ब्यूटीफाई करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है आपको बताया जाएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसके लिए सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, तो उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। तो एक ही टेस्ट होगा जिसका नाम है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे ही जो है आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा, और ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी विकल्पीय टाइप का होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन सही होगा, और सही अगर होगा तो फिर जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब आपका सीबीटी हो जाएगा तो सीबीटी के बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, एज लिमिट्स क्या है, परसेंटेज क्या है, ये सारी चीजें आपकी चेक होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं आपने जो है फेक डिग्री बना रखी है। तो सबसे पहले आप सीबीटी करेंगे, सीबीटी के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद जो है अलॉटमेंट होने से पहले आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट जो है आपका पूरी बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी बॉडी का चेकअप किया जाएगा, और डीडीए खुद जो उसके हॉस्पिटल हैं उसके पैनल्स जो है डीडीए खुद डिसाइड करेगी। इसके बाद जो है सीबीटी एग्जाम के बेस पे मेरिट बन जाएगी, और उसी मेरिट के बेस पे जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन होने के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर आपको जो है वहां पे रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने के बाद आपके डिविजन्स का अलॉटमेंट हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो मोड क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करनी होगी। तो कंप्यूटर पे ही टेस्ट के प्रैक्टिस करनी होगी। तो हम गूगल फॉर्म के द्वारा
आपको जो है कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करवाएंगे। साथ साथ में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो ऑनलाइन जो है आपको कंप्यूटर टेस्ट की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सीबीटी की आपका सबसे पहले जो है क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। साथ साथ में अगर देखोगे इसमें तो क्वेश्चन और आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे। बाई लैंग्वेज में आएंगे तो हिंदी वालों को भी और इंग्लिश वाले दोनों अपना देख सकते हैं। साथ ही पेपर अगर देखें तो पहला पेपर और दूसरा पेपर होगा तो एक ही में आता है जनरली। ड्यूरेशन इसकी 2 घंटे की होगी और कुल मिलाकर 200 मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी डीडीए के जो पैटर्न के अनुसार आप नोटिफिकेशन देख दीजिए तो नेगेटिव मार्किंग भी है, इसीलिए आपको सही ही क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो आप नकारात्मक मार्क की ओर पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होना है और इसी पे आपकी मेरिट बननी है। अगर आगे देखें यहां पे सिलेबस की अगर बात करते हैं, डिटेल सिलेबस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर देखोगे सिलेबस तो 2 प्रकार के सिलेबस आपको जो है दिखाई देंगे। एक तो आपका जो कोर्स है उसके बारे में जो है बात होगी कि आप जो मेन नॉलेज है आपको कितना होना चाहिए। तो सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर जो पोस्ट 17 है उसमें अगर देखा जाए तो कैंडिडेट को हॉर्टिकल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। हॉर्टिकल्चर से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, 5 से 10 प्रश्न आते हैं, वो भी बहुत से जो है जर्नल लेवल के आते हैं, बहुत ही डीप में जाके नहीं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर किसी स्टूडेंट से हॉर्टिकल्चर के बारे में पूछने लगे डीप में जाके तो संभव नहीं हो पाएगा और शायद 3 महीने में उसकी तैयारी ना हो। इसलिए केवल हॉर्टिकल्चर का नॉलेज होना चाहिए, जो फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर है उसके बारे में कि रूट स्टॉक्स क्या होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर कभी भी कोई ऐसी हमें प्लानिंग करने पड़े जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल को भी शामिल किया जाए तो इसलिए हॉर्टिकल्चर का आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ स्टाइल ऑफ गार्डनिंग की बात की जाती है। आप देखते होंगे, आप घूमने गए होंगे, ताजमहल गार्डन देखा होगा, राष्ट्रपति भवन गार्डन देखा होगा, साथ ही साथ में कुछ लोग जो है लाल बाग गार्डन देखते होंगे। तो इन सबकी एक स्टाइल होती है। अगर स्टाइल की बात करें तो 4 स्टाइल्स होती हैं, फॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल, फ्री स्टाइल और वाइड स्टाइल गार्डन, जिसको विलियम रॉबिन्सन ने दिया था। तो इन स्टाइल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ में गार्डन का हर्ट होता है लॉन, तो आपको लॉन डेवलपमेंट के बारे में पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि साइट कौन सी लॉन के लिए अच्छी रहती है, कौन सी ग्रासेस जो है सनी सिचुएशन के लिए है, कौन सी सैडी के लिए है और प्रोबलेमेटिक सॉइल के लिए कौन सी है, ये भी आपको जानना अनिवार्य है। तो इसके बारे में भी आपको लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे। साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पे रोड साइड प्लांटेशन ऑफ ट्री श्रब, क्योंकि एक सिटी है तो ट्री और श्रब की प्लांटेशन रोड साइड में भी की जाती है। जहाँ पे श्रब लगाए जाते हैं उसे श्रबरी कहते हैं और जहाँ पे ट्री लगाए जाते हैं उसे वुडलैंड कहते हैं। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो लॉन का मेंटेनेंस जो है सबसे महंगा होता है, साथ में वुडलैंड का जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम पैसे में हो जाता है। तो आपको प्लांटेशन कौन कौन से ट्री और श्रब लगाए जा सकते हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बच्चे अभी यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ट्री क्या है और श्रब क्या है, पाम क्या है, प्लांट क्या है, तो बहुत बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ट्रीज में क्या होता है, एक डिस्टिंक्ट ट्रंक होता है और डिस्टिंक्ट ट्रंक होने के बाद जो है इसके ऊपर ब्रांचेस होती हैं और ब्रांचेस के ऊपर क्या है, कैनोपी होती है, तो इसको ट्रीज बोलते हैं। ट्री जो है पेरिनियल नेचर के होते हैं, पेरिनियल नेचर होने के साथ ये वुडी या सेमी वुडी भी हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे ट्री कहेंगे। ट्री की यही पहचान है। जबकि अगर श्रब में देखोगे तो श्रब में जो है एक टिनी स्टेम होगा, इनविजिबल होगा और इसमें बहुत सारी ब्रांचें जो हैं नीचे से भूमि के आसपास से ग्राउंड लेवल से निकलती हुई आएंगी। क्योंकि आज ये टॉपिक नहीं, आज हमारे टॉपिक है कि हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस एग्जाम की स्ट्रेटजी बना सकते हैं उसके बारे में। तो अगर हम इसके अलावा साथ में हम देखें फ्लावरिंग ऑफ श्रब्स कब फ्लावरिंग करते हैं, कैसे फ्लावरिंग करते हैं, किस कलर की करते हैं, कलर स्कीम बनाना जिससे विजिटर्स ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों और लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले। साथ ही हेजेस, बोनसाई के बारे में, बोनसाई के बारे में आप जानते हो कि किसी भी प्लांट को जो है किसी जो है तस्तरी में ग्रो कर देना या सैलो पॉट में ग्रो करना बोनसाई कहलाता है। इसके साथ इसका मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। साथ साथ में आपके फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स का यहाँ पे मतलब है एनुअल्स के बारे में, टोपियरी, इंडोर और आउटडोर पॉटेड प्लांट के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करना होगा कि जो कौन कौन से ऐसे पॉटेड प्लांट हैं जिन्हें इंडोर में रख सकते हैं और जिन्हें आउटडोर में रखा जा सकता है। साथ ही साथ प्रोपेगेशन ऑफ रोजेस, क्योंकि बहुत सारे पार्क में रोजरीज बनी हुई है, तो रोजेस के प्रोपेगेशन के बारे में भी हमें क्या होगा,
जानना चाहिए। साथ ही क्राइजेंथेमम का शो होता है, तो क्राइजेंथेमम को भी हमें डिटेल में पढ़ना है। क्राइजेंथेमम लूज फ्लावर भी है, कट फ्लावर भी है, पॉट प्लांट भी है। तो आप इसमें देखोगे कई टाइप के फ्लावर हैं, स्टैंडर्ड फ्लावर, स्प्रे फ्लावर, तो उनके बारे में हम बताएंगे। स्टैंडर्ड फ्लावर क्या होते हैं, स्प्रे फ्लावर क्या होते हैं, और पॉट प्लांट्स क्या होते हैं। साथ ही डहलिया आपको पढ़नी है, बोगनवेलिया पढ़नी है। बोगनवेलिया एक मल्टीपर्पज श्रब है, साथ साथ में क्लाइंबर भी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं बोगनवेलिया की जो क्लाइंबर हैं। हैंगिंग बास्केट की बात की जाती है, आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो है कुछ कट फ्लावर आपको पढ़ने हैं, जैसे रोजेस पढ़ना है, रोज क्वीन ऑफ फ्लावर जिसे आप बोलते हो। ग्लैडुलस क्वीन ऑफ बल्बस फ्लावर है, काफी ज्यादा इस समय जो है पॉपुलर है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और मेंटेनेंस इसे कम करना पड़ता है। ऑर्किड्स, आजकल ऑर्किड्स की मालाएं आप जो है शादी विवाह पार्टी में देख सकते हैं, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। साथ ही आपको ट्यूबरोज पढ़ना है, रजनीगंधा जिसको बोलते हो, लिलियम और एंथोरियम के बारे में भी आपको जानना है। साथ ही ग्राउंड कवर्स को भी पढ़ना। ग्राउंड कवर्स वे प्लांट्स होते हैं जो किसी भी ट्री के नीचे लगा दिए जाते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन ना हो और वह जो पर्टिकुलर एरिया है ब्यूटीफाई दिखे। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक दो लेक्चर बताएंगे। फिर कुछ मेडिसिनल प्लांट्स, तो डीडीए के कुछ ऐसी नर्सरीज हैं, ऐसे पार्क्स हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स के लिए डिवेटेड है, या मेडिसिनल प्लांट्स उसमें जो हैं लगे हुए हैं। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो उसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। मेडिसिनल प्लांट्स का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, कैसे इनका प्रोपेगेशन होता है, क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। सेंटेड श्रब्स ज्यादातर आप देखोगे मुगल गार्डन्स में सेंटेड श्रब्स और ट्रीज लगाए दिए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट प्रोपेगेशन, प्लांट प्रोटेक्शन, नर्सरी मैनेजमेंट, रूटीन गार्डन ऑपरेशंस, यानी रूटीन गार्डन ऑपरेशन का मतलब है कि डेली, वीकली और मंथली कौन कौन से गार्डन के ऑपरेशंस होते हैं। फीचर्स ऑफ गार्डन, एक गार्डन में क्या क्या फीचर्स होते हैं, कहाँ कहाँ फ्लावर शोज होते हैं, गार्डन कंपटीशन, फ्लावर ऑर्नामेंट्स, फ्लावर अरेंजमेंट्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज भी आपको इस बार पढ़नी है। पिछली बार इन्वायरमेंटल स्टडीज नहीं थी, लेकिन दिल्ली में बढ़ता हुआ पॉल्यूशन और पॉल्यूशन से कैसे निपटा जा सके, प्लांट कैसे उसमें हेल्प करेंगे, ये आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिससे दिल्ली में बढ़ते हुए पॉल्यूशन को न केवल मशीनरी से बल्कि प्लांट्स की सहायता से भी क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा अध्ययन करना होगा और बहुत जनरल सा अध्ययन करना होगा। इसके अलावा अगर देखोगे तो बायोडायवर्सिटी और इसका कंजर्वेशन कैसे करते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिसीजन क्या है, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम क्या है, और ये GRIHA, ECBC, ये सारी चीजें आपको पढ़ा देंगे। ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है, आजकल मानो क्या है दिन पे दिन जो है प्रगति कर रहा है, और प्रगति करने के चक्कर में जो है पूरी फूड चैन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस फूड चैन को हम जो है कैसे सुधारेंगे, कौन कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिन्हें हम एडॉप्ट करके जो है दिल्ली जैसी जगह में जो है इन्वायरमेंट को सस्टेनेबिलिटी दे सकते हैं। तो ये आपसे आशा की जाती है कि इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, इसके अलावा इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज भी आपको आना चाहिए। ये सभी जो है आपके 10-10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 10-10 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 नंबर के नहीं। ये सभी कितने नंबर के आएंगे, 10 नंबर के ईच क्वेश्चन आएंगे जो आपको करना होगा। अब कहोगे सर इसका तो कोई टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है इसका जो भी सिलेबस है, आप SSC की जो लोग बच्चे तैयारी किए हैं उनके लिए बहुत आसान होगा कि उसी पैटर्न पे ये सारे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखें पे स्केल एंड बेनिफिट्स, ये सभी की जो है जरूरत होती है कि पे स्केल क्या होगा और बेनिफिट कैसे है, कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, तो कहाँ कहाँ पे है, सारी चीज़ें हमने बताई हैं। पहले जो आप लोग जिसके लिए तैयारी करेंगे वो है पे स्केल। पे स्केल इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपना परिवार पालना है या समाज की मदद करनी है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी। और दिल्ली जैसे शहर में कितने पैसे में आप जो है अपना मेंटेनेंस कर पाते हैं लाइफ का, तो इसलिए आपको पे स्केल जानना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पे स्केल की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर जो बेसिक पे है इसका 35,400 है। 35,400 रुपये बेसिक पे है, और इसी पे आपको DA मिलता है। DA जो है अभी जितने परसेंट है, यहाँ 50% का उदाहरण दिया गया, 50 से ऊपर है, ठीक है। तो 50% अगर बेसिक पे देखा जाए, जनवरी 2025 की बात है, तो अभी तो अक्टूबर चल रहा है, 3% और बढ़ गया है।
तो इसके बाद देखा जाए तो जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका 50% आपको डीए मिलेगा। इसके अलावा 27% एचआरए है, तो एचआरए भी जो है बढ़ गया है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी आपको साथ में मिलता है, यानी आपको एक जो है अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। यहाँ पे एक आपको हम एग्जाम्पल भी देंगे और एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताएंगे कि कितना जो है सामान्य रूप से एक जो है डीडीए के सेक्शनल ऑफिसर को मिलता है। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं किसी भी डीडीए कर्मचारी की ये स्लिप है। तो इसमें मूल वेतन यहाँ पे जैसे आप बताया था 35,400, तो यहाँ पे 39,900 है, यानी कि 2-3 इंक्रीमेंट हो चुके हैं। हर जो है कर्मचारी का या हर जो है ऑफिसर का एक बार जो है साल में इंक्रीमेंट लगता है। तो इंक्रीमेंट लगने के बाद ये बेसिक जो है 39,900 हो गई है। फिर डीए जो है 21,945 जो है डीए मिलता है, महंगाई भत्ता इसको बोलते हैं। साथ ही आपको जो है एफटीए और एफसीए भी 2,665 मिलता है, कभी कभी फिक्स होता है। इसके अलावा टीए जो है आपको परिवहन भत्ता आने जाने के लिए, क्योंकि आप एक ऑफिसर होंगे और आपको आना जाना पड़ेगा, तो उसके लिए महीने का परिवहन भत्ता भी आपको जो है देख यहाँ रहे हैं 5,580 रुपये परिवहन भत्ता है। कुल मिलाकर आपको एनपीएस भी मिल जाता है 8,658 रुपये, ये जो है एम्प्लॉयर जो है एनपीएस है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 3 रुपये आपका ग्रुप इंश्योरेंस में कटता है। साथ ही साथ जो है आपकी लाइसेंस फीस 60 रुपीज़ है। स्वास्थ्य बीमा आपका जो है 450 रुपये जो है आप देना पड़ता है, लेकिन आप डीडीए के पैनल को जो दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल हैं उसमें अपने फैमिली का इलाज आप जो है करवा सकते हैं। और ये कैशलेस टाइप का भी होता है, और दोनों टाइप से आपके ऑप्शंस इसमें मौजूद होते हैं। तो एक मेडिकल की बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको देखने को डीडीए में मिल जाती है। तो जो व्यक्ति जो है भगवान ना करें किसी को मेडिकल की ज़रूरत हो, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो आपको बेस्ट जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इलाज भी मिलता है। साथ में आपके बेन फंड्स हैं 150 रुपये के, और कर्मचारी एनपीएस आपका 10% काटा जाता है। जितना आपकी सैलरी होगा उसका 10% आपका एनपीएस में जाएगा। और फिर टैक्सेस में भी जाते हैं। अगर आपका टैक्स जो है 12 लाख से ऊपर हो रहा है तो आपका जो है टैक्स कटेगा, क्योंकि 12 लाख के ऊपर आपका होगा नहीं तो आपका टैक्स जो है 0 रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक सेक्शनल ऑफिसर को जो है इन हैंड जो है 60,000 के अराउंड जो है सैलरी मिल जाती है। तो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट सैलरी भी है आपके लिए डीडीए में। तो इसके अलावा जो है हम जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजीज बनाई जाएं और कैसे जो है दिल्ली विकास प्राधिकरण का जो है एग्जाम जो है उसे निकाला जाए। तो सबसे पहले हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो होगी जो हमारा एक कोर्स कंटेंट है या जो कोर्स डीडीए के द्वारा दिया गया सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस को बहुत ही डीप में हम पढ़ लें। और इस सिलेबस को डीप में पढ़ने के लिए जो है हमें कम से कम जो है 90 दिन का जो है समय चाहिए होगा। जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी, जो हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में जो है हॉर्टिकल्चर बहुत कम सब्जेक्ट लेके पढ़े हैं, आजकल इलेक्टिव कोर्सेज का भी जो है इरा चल रहा है, उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी जब तक मैं हूँ। इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैं रोजाना आपको श्रब, ट्रीज, एनुअल्स के फिगर्स एक एक दूंगा। आपको रोजाना जो है 3 जो है प्लांट्स के नाम दिए जाएंगे, जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम मॉर्निंग होती है, इसके बाद जो है आफ्टरनून है, इसके बाद इवनिंग है। तो इन 3 सत्रों में आपको हम क्या देंगे, एक एक प्लांट्स देंगे, प्लांट्स का फिगर देंगे, प्लांट्स का उसमें जो है क्लासिफिकेशन पूरा लिखा रहेगा, प्लांट्स की यूटिलिटी लिखी रहेगी कि ये ट्रीज जो है एवेन्यू ट्री है या वुडलैंड के लिए सही है या ग्रीन मफलर बनाने के लिए सही है या लॉन में स्पेसिफिक ट्री लगाने के लिए सही है। तो उसकी यूटिलिटी भी लिखी रहेगी, जिससे आपको धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें जो है कंठस्थ हो जाएंगी या याद हो जाएंगी। तो आपको ज़्यादा उसमें जो है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक दिन में कोई भी चीज़ याद नहीं होगी। तो हमें स्ट्रेटजी बनानी होगी, कम से कम 3 प्लांट्स जो हैं रोजाना उनके फ्लावर कलर, उनका बॉटनिकल नाम क्या है, उनकी यूटिलिटी क्या है, इसके बारे में हमें जानना होगा। इसके साथ साथ हमें जो है तैयारी का जो मोड दूसरा होगा वो होगा हमें रेगुलर टेस्ट देने होंगे। और टेस्ट में जो क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए वो जो है हाई स्टैंडर्ड का जब होगा तब आप वहाँ पे आसानी से क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो थोड़े से आपको दिमाग से सोच के करने हैं। तो इसके लिए आपको वीकली टेस्ट होगा, फोर्टनाइटली टेस्ट होगा, यानी सप्ताह में एक बार टेस्ट होगा। सप्ताह में एक बार टेस्ट होने के बाद जो है आपका जो है
15 दिन पे एक टेस्ट होगा और फिर मंथली होगा, और जब ये एग्ज़ाम आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसके बाद जो है रोज़ाना जो है 10 जो है आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे, और ये सारी चीज़ें आपको निःशुल्क दी जाएंगी। तो बुक्स कौन कौन सी रहेंगी, नोट्स क्या क्या रहेंगे, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। 1 बाय 1 स्टेप बढ़ते रहेंगे। फिलहाल अगर किसी को बुक्स वगैरह खरीदना है तो देशराज सर की जो है फ्लोरिकल्चर एट ए ग्लांस और निजेसा हार्टिकल्चर आप जो है खरीद सकते हैं, बेलरूप भार्गव की, ठीक है। उसमें आपको सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। साथ ही साथ जो है हैंडबुक ऑफ हार्टिकल्चर भी आप पढ़ सकते हैं, और एस सिंधु सर की बुक है, DVS राजू सर की बुक है। तो बुक्स की तो कोई लिमिटेशन नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो हमें क्या नहीं पढ़ना है ये कौन बताएगा, ये जो है मैं गाइड करने की आपको कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग मेहनत से आखिरी तक जो है इस एग्ज़ाम में लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप सफलता पाएंगे। पिछली बार हमारे पास ये सुविधा नहीं थी डिजिटल बोर्ड की, तो हमने जो है केवल क्विजेज और टेस्टेस लिए थे, और जो बच्चों ने क्विज और टेस्ट दिए थे उनमें काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। AIR 1 भी जो है, जो हमारे टेस्ट बच्चे देते थे उन्हीं में से आई हुई थी। साथ में कुछ ऐसे बच्चे भी इससे जुड़े हुए हैं जो आप लोगों को पढ़ने के लिए, जब हम स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था कर रहे थे तो उन्होंने कुछ जो है अपने आप जो है इसमें जो है फंड भी दिया। तो 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फंड भी दिया, और बाकी सभी के पास समस्याएं होती हैं, तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, सारे अपने स्टूडेंट हैं। और मैं हैप्पी हूँ कि आप लोग जो है निःशुल्क पढ़िए, और अगर आगे आपको कुछ करना है तो समाज के लिए बेहतर से बेहतर करिए। और हम जो है 3 महीने एक साथ रहेंगे, एक साथ तैयारी करेंगे और DDA के एग्ज़ाम को निकालेंगे। अब जो लैंग्वेज क्या होगी, क्योंकि हमारे पास दोनों प्रकार के ऑडियंस हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के हैं, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाएंगे। जो PPTs होंगी वो इंग्लिश में होंगी, और जो आपका लैंग्वेज होगी आपकी डिलीवरी करने की वो इंग्लिश और हिंदी मिक्स होगी, जिससे दोनों प्रकार के बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो कल से हम सिलेबस पे फोकस करते हुए चलते हैं, और कल हम पढ़ेंगे कि स्टाइल ऑफ गार्डनिंग क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। स्टाइल ऑफ गार्डनिंग जानने से पहले हमें प्रिंसिपल्स ऑफ गार्डनिंग भी जानना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम वीडियोस बनाएंगे, आपको भेजेंगे, साथ में आपको नोट्स भी देंगे। बस आपको नोट्स कहीं भी किसी भी कमर्शियल पर्पज के लिए प्रसारित नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले जो हैं हमारे टीचर्स हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आजकल छात्रों के पास पैसे की कमी है, तो इस पैसे की कमी में छात्रों को 2500 का तो हमें लग रहा है कि इस बार फॉर्म ही पड़ रहा है, तो बहुत सारे बच्चे इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है मैंने कोशिश की और कि आप लोगों को निःशुल्क पढ़ाया जा सके। हो सके तो आप पढ़िएगा, और पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे 100% जो है आपका DDA का एग्ज़ाम निकल जाएगा बिना किसी कोचिंग के। तो आज जो है नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए आपका जो क्लास है वो ऑनलाइन नहीं हो पाया। कल जो है हम वाईफाई लगवा देंगे तो हमारा क्लास जो है लाइव स्ट्रीम हो पाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।